मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे वर्ष 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और देखिए, जब मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो मेरा संबंध सीधे सीधे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए से है, न कि संपूर्ण बजट से है। इस पर हम लोग कुछ बातें करेंगे। दो बातें सबसे पहले। नंबर वन, कि बजट से एग्जामिनेशन में सीधे सीधे बहुत कम नहीं के बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। देखिए, बजट जो है वो आंकड़ों का जमावड़ा होता है, और मज़ेदार बात यह है जो आपके फेवर में है कि कम से कम आंकड़ों पर तो प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं। तो फिर किस पर पूछे जाते हैं? इनफैक्ट सरकार की जो योजनाएं होती हैं, और वो भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हों, जो नई हों, उनके बारे में कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहली बात तो थी ये। और जो दूसरी बात है कि जब आप बजट की तैयारी करेंगे तो उस तैयारी के तीन पार्ट हो जाते हैं। नंबर एक, बजट सरकार बनाती है, संसद उसे पारित करती है। तो सरकार कैसे बनाती है उस पर प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन संसद में वह पारित किया कैसे जाता है, इस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो इसकी तैयारी आपको होनी चाहिए। दूसरी बात, कि बजट को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि बजट में जो शब्दावलियां होती हैं उनका अर्थ नहीं मालूम हो। और अर्थ रटे हुए नहीं, अर्थ मालूम होने चाहिए। इससे आप बजट को भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी जो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इन दोनों की जो समझ है वो बेहतर हो सकेगी। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने सीधे सीधे बजट के ऊपर। दोस्तों, ये जो बजट है, सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सरकार का हिसाब किताब है। सरकार का हिसाब किताब किस तरह का? देखिए, हिसाब किताब दो तरह से होते हैं। किसी भी कंपनी से जाकर के पूछिए, तो कंपनी जब अपनी प्लानिंग करती है कि हम कितनी सेल करेंगे, कितनी कमाई करेंगे, कितना खर्च होगा, कितना लाभ हानि हो सकता है, क्या क्या हम किस किस तरीके से कमाई करेंगे, तो हर कंपनी अपनी योजना बनाती है साल भर की। और बनाने के बाद जब साल भर पूरा हो जाता है, तो फिर वो देखती है कि क्या पाया, क्या खोया। तो वहाँ वो लाभ हानि का मूल्यांकन करती है, और यहाँ वह इस तरह की योजना बनाती है कि किस तरह से कंपनी का काम आगे बढ़ेगा। तो ये जो बजट है, ये बेसिकली सरकार का वो इस तरह का हिसाब किताब है कि हम साल भर में कहाँ कहाँ से कितना कितना कमाएंगे, और जो कमाएंगे उसका कितना कितना खर्च करेंगे, किस किस मद में खर्च करेंगे, और जितना हम कमाएंगे और जितना खर्च करेंगे उसका जो अंतर आएगा वो क्या होगा। अगर घाटा हो रहा है तो हम इस घाटे को कहाँ से पूरा करेंगे, और अगर फायदा हो रहा है तो ठीक है, उस फायदे को हम कहाँ लगाएंगे, ये सरकार सोचती है। तो आप यूं कह लीजिए कि यह एक प्रकार के साल भर की प्लानिंग होती है, योजना होती है। राइट? इस बार के बजट में क्या किया गया है? मैं देखिए शुरू में कह चुका हूं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, मैं केवल उन्हीं की चर्चा करने जा रहा हूं। अदरवाइज ये बहुत उलझन भरा टॉपिक होता है, और मैं आपको सलाह भी देना चाहूँगा कि प्लीज़ आंकड़ों के जाल में मत उलझें। उससे एक तो कोई लाभ नहीं होगा, और दूसरा, महत्वपूर्ण बातों को जान करके आप उससे जो फ़ायदा उठा सकते थे, आप अपने आप को उससे भी वंचित कर लेंगे। तो दोस्तों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, और मैं केवल पॉइंट्स के आधार पर आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, सरकार को जो पूरा धन मिलेगा तो एस्टिमेट लगाती, अनुमान लगाती है। मैं प्रतिशत में बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स, सरकार को सबसे ज़्यादा जो आमदनी होती है वह इनकम टैक्स से होती है। इस बार उसने अनुमान लगाया है कि लगभग 22%, देखिए बहुत बड़ी रकम है, 22% जो आय होगी वो इनकम टैक्स के जरिए होगी। तीनों टैक्स को देखिए। जीएसटी का नाम आप जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, उससे 18% की आय होगी। मतलब इन दोनों को मिला दीजिए तो 40% की आमदनी सिर्फ इन दो टैक्सेस से होगी। लेकिन एक और टैक्स है जिसकी बहुत कम चर्चा होती है, वह है कारपोरेट टैक्स, जो बड़े बड़े उद्योगों पर लगते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों पर लगते हैं। उससे जो आमदनी होनी है वो जीएसटी से बस थोड़ा सा ही कम है, 17%। इनकम टैक्स से 20%, जीएसटी से 18%, और कारपोरेट टैक्स से 17%। आप इन्हें जोड़ लीजिए कि सरकार की कितनी आमदनी केवल इन तीन टैक्सेस से हो रही है।
और सरकार टैक्स बढ़ाती है, हम उसकी आलोचना करते हैं, स्वाभाविक तौर पर आलोचना करते हैं, क्योंकि टैक्स जब सरकार बढ़ाती है तो वस्तुएं महंगी होती हैं और उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। और भारत में जिस तरह का आर्थिक वर्ग है उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति है। तो दोस्तों, ये मैंने जानबूझ करके बस केवल 3 ही टैक्स के नाम लिए हैं, आगे की बात करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि उससे आपको उलझन हो जाएगी। सरकार को जो टोटल आय होगी वह आय होगी 49 लाख करोड़ रुपए की। एग्जैक्ट डेटा है 49.22 लाख करोड़ रुपए। आप मोटे तौर पर 49 करोड़ याद कर लीजिए। परीक्षा में अगर पूछ भी लिया जाएगा तो 49 रहेगा ना, तो उतने में बात बन जाएगी। लेकिन सरकार खर्च कितना करेगी? जो सरकार खर्च करेगी वो है 64.88 लाख करोड़ रुपए, यानी मोटे तौर पर 65 लाख करोड़ रुपए। अब चलिए 50 लाख करोड़ कमा रही है, 65 लाख करोड़ रुपए वो खर्च कर रही है, तो उसको कर्ज लेना पड़ेगा। तो कितना कर्ज लेना पड़ेगा ये आप थोड़ा सा निकाल लीजिए, बड़े आराम से निकाल लेंगे। जो खर्च कर रही है उसमें से जो कमाई करेगी उसको घटा दीजिए और देख लीजिए कि कितना आता है। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार इसके लिए कर्ज लेगी। सरकार कहाँ कहाँ खर्च करने जा रही है दोस्तों, उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात आपको जरूर बताना चाहूँगा कि देखिए, मैंने अभी कहा कि सरकार कर्ज लेगी और सरकार दूसरे कामों के लिए भी कर्ज लेती है। तो जो सरकार कर्ज लेती है उसका ब्याज देना पड़ता है। सरकार अपनी कमाई का 20% सिर्फ ब्याज के भुगतान में लगा देती है, 20% ब्याज के भुगतान में। आप समझ सकते हैं कि इनफैक्ट कर्ज लेना कितना महंगा पड़ता है। सब्सिडी का जो इस बार का खर्च होगा परीक्षा की दृष्टि से मुझे मालूम पड़ रहा है वो होगा लगभग 6%। सरकार जो सब्सिडी देती है 6% वह सब्सिडी के लिए खर्च करेगी। दोस्तों, इस बार के बजट के बारे में जब आपने अखबारों में पढ़ा होगा तो बार बार आपको ये पढ़ने को मिला होगा कि ये मध्यम वर्ग का बजट है, मध्यम वर्ग का बजट है, और सच पूछे तो मध्यम वर्ग का ही बजट है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोविजन जो भी किए गए हैं, सबसे ज़्यादा इसी बात की चर्चा हो रही कि 12 लाख रुपए तक की आय वालों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और एक बड़ी बात है ये, क्योंकि पिछले साल तक इसकी जो सीमा थी वो 7 लाख थी। अब देखिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और चलिए उस स्लैब वगैरह की हम बात नहीं करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस पूरे के पूरे बजट के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि सरकार ने जो छूट दी है और जिस तरह के प्रोविजंस किए हैं उससे बाजार में लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपए आएंगे। मोटे तौर पर 3.25 लाख करोड़ रुपए आएंगे। और इनकम टैक्स में जो छूट दी है उसी के आधार पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे। चलिए हम 1 लाख करोड़ को भूल जाते हैं, 3.25 लाख करोड़ रुपए बाजार में आएंगे, क्योंकि अब उन्हें इनकम टैक्स ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ें थी जिसमें टैक्स ज़्यादा देते थे, चीज़ें महंगी हो जाती थी, अब वो थोड़ी सी सस्ती हो जाएंगी कुछ चीज़ें। तो इससे उनके पास लगभग इतने की बचत होगी, 3.25 लाख की। और जब बचत होगी तो वो क्या करेंगे? वो मार्केट में जाएंगे, सामान खरीदेंगे। तो जब सामान खरीदेंगे तब क्या होगा? जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। जब उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे। जब कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो कंपनियों के प्रॉफिट से सरकार को टैक्स मिलेगा। लोग जब सामान खरीदेंगे तो सरकार को टैक्स मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों की कमाई होगी, और जब कमाई होगी तो फिर वो बाजार पर खर्च करेंगे। तो अर्थव्यवस्था इस तरीके से काम करती है। इसीलिए सरकार ने बहुत साफ तौर पर अपनी बजट में ये बताया है कि अगर हमें अपने देश का आर्थिक विकास करना है तो हमें 3 सेक्टर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसमें क्या सरकार ने प्रोविज़न किए हैं? 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रोविज़न किए हैं। पहला तो यह कि जो सब्सिडी वाले किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज लेते थे, पहले उन्हें 3 लाख तक मिलता था कर्ज, अब उन्हें 5 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। ठीक है। दूसरी जो व्यवस्था की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों में। और ये 100 जिले वे हैं जहां उत्पादन बहुत कम होता है, कृषि की व्यवस्था दयनीय है, और यहाँ लक्षित हस्तक्षेप किया जाएगा। 100 जिलों को चुना गया है, लक्षित हो गया, और हस्तक्षेप किया जाएगा कि कैसे वहाँ के उत्पादन को बढ़ाया जाए। इससे पहले आपने आकांक्षी जिलों के बारे में पढ़ा होगा। कुछ ऐसे जिलों का चयन किया गया है, आकांक्षी जिले। ये लगभग बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न
किए गए हैं। दोस्तों, जो दूसरा है वो है कि हमारे यहाँ जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं, इनको तरजीह दी जाएगी कि कैसे हम इन्हें सहायता पहुंचा सकें। तो इसके लिए बाकायदे व्यवस्थाएं की गई हैं। जो बहुत ही सूक्ष्म उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनको कर्ज की सीमा उनके लिए 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ इस तरीके से कर दी गई है। उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, बस एक दो चीज़ें आप जो जान लेंगे आपके लिए पर्याप्त होगा। या स्टार्टअप के अंतर्गत नौ उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है फंड ऑफ फंड्स। 10,000 करोड़ रुपए इस फंड से इन इकाइयों को आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी जो आयकर की छूट की सीमा जो 2025 तक थी उसे बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया है। और आपको मालूम होगा कि हमारे देश में अभी लगभग लगभग 1.52 लाख स्टार्टअप हैं, लगभग 1.5 लाख समझ लीजिए मोटे तौर पर, जो लगभग 17 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा है इन्वेस्टमेंट। हमें अपने उद्योग के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। दोस्तों, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है वो यह है कि बीमा सेक्टर में अब 100% विदेशी निवेश की छूट दे दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक 74% की छूट थी, अब 100% की छूट दे दी गई है। लेकिन यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि वे अपने पूरे प्राप्त बीमा का निवेश भारत में ही करेंगे। गिग वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, जिनकी संख्या 1 करोड़ के लगभग हो गई। गिग वर्कर्स आप जानते हैं कि कंपनियों के साथ जो अनुबंध पर काम करते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, इन सब में जो काम कर रहे हैं उन्हें हम गिग वर्कर्स कहते हैं। उन्हें 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दिया जाएगा और उन्हें श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें बाकायदे पहचान पत्र मिलेंगे। बहुत लंबे समय से इनके लिए कुछ किए जाने की मांग की जा रही थी। दोस्तों, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है कि कैसे हम एक्सपोर्ट्स को अपने बढ़ाएं और इसके लिए बाकायदे निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करने की बात कही गई है और उसके लिए 2250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अंतिम बात, वह है परमाणु ऊर्जा मिशन। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है और ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमने 2 लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं। पहला तो यह है कि 2030 तक हम अपने देश में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा पैदा करेंगे और हमारी कुल ऊर्जा जरूरत का वो लगभग 50% होगा। इसके लिए हम सौर ऊर्जा पर काम कर रहे हैं, पवन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं, लेकिन बिना परमाणु ऊर्जा के हम अपनी मांग को पूरा नहीं कर सकेंगे। और साथ ही साथ हमने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसको देखते हुए सरकार ने बाकायदे परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। और मैं आपको यहाँ विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जो परमाणु ऊर्जा मिशन है ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन है। इस पर आप थोड़े से विस्तार के साथ तैयारी कर लीजिएगा। और सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 2047 तक लगभग 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। एक दो पॉइंट्स और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आर्थिक विकास का जो लक्ष्य है वो लगभग 6.8 का रखा गया है, जो इनफैक्ट बहुत कम है, लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं। और जो हमारा राजकोषीय घाटा होगा वो है 4.8%, जो काफ़ी अधिक है। और ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जल्दी ही इसे किसी तरीके से 3% तक लाया जाए, क्योंकि अगर राजकोषीय घाटा ज़्यादा होगा तो सरकार को ऋण ज़्यादा लेना पड़ेगा और जब सरकार ऋण ज़्यादा लेती है तो उसे फिर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि सरकार को ब्याज के अंतर्गत ही कितनी बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि बजट के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए थे वो सब मैंने आप के सामने रख दिए हैं। इनको आप ध्यान से सुनें और इम्पोर्टेंट जो आपको बातें लगती हों उन्हें आप नोट भी कर लें। बजट के बारे में बस इतना ही। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।